brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और मैं और अंशुमन जी हाजिर हैं खर्चा पानी का आज का एडिशन लेकर। अंशुमन जी, आज क्या क्या कवर कर रहे हैं खर्चा पानी? आज हमारे पास दो खबरें हैं बड़ी, और एक बड़ा अपडेट है जो शायद शाम तक हमारे सामने आएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी खबर इस समय मुद्रा लोन को लेकर है। रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मुद्रा लोन में एनपीए को लेकर या फंसे हुए या डूबते कर्जों को लेकर एक बयान दिया है, और जिसके बाद पूरी बैंकिंग उद्योग में और सरकार के भीतर मुद्रा लोन की पूरी योजना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या है वास्तविकता, हम इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय एयरटेल पिछले 2 दिनों से लगातार खबरों में है, और वो दोनों खबरें उपभोक्ताओं के लिए भी, निवेशकों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम उस पर चर्चा करेंगे कि भारतीय आखिर क्यों ये कह रही है कि उसे टेलीफोन दरें और बढ़ानी पड़ेंगी, और आखिर क्या वजह है भारतीय के राइट्स इशू की, जिसकी बाजार में काफी चर्चा है। और चलते चलते हम आपको बताएंगे कि आज जो जीडीपी की तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं, उसे समझने के लिए आपके पास कौन सा माइक्रोस्कोप होना चाहिए, या कौन सी दूरबीन होनी चाहिए, या कौन सा लेंस होना चाहिए, जिससे आप उन आंकड़ों को समझ सकें। तो अंशुमन जी, हमारी आज की पहली मेन स्टोरी मुद्रा लोन को लेकर है। थोड़ी इसके बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। तो मुद्रा लोन का मकसद नया व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोगों को आसान तरीके से बैंकों से लोन उपलब्ध कराना है। इस योजना की सबसे खास बात यह है, दर्शकों को अगर जानकारी देते हैं, कि बैंक इस योजना में बिना किसी गारंटी के लोन देते हैं, और इस योजना में बैंक 3 स्लैब में लोन देते हैं। शिशु स्कीम के तहत 50,000, किशोर स्कीम के तहत 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण स्कीम के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन मिलते हैं। अब ऑन पेपर्स तो ये पूरी योजना अंशुमन जी बड़ी सुहानी लगती है, लेकिन हमारे सिद्धांत जी आज से करीब 2 साल पहले इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए गए, तो ये पता चला कि बैंक इस लोन को देने से आनाकानी करते हैं, और कई केसेस में तो बिना सुनवाई के ही कस्टमर को ये कहकर विदा कर देते हैं कि इस तरह की कोई स्कीम है ही नहीं। कारण इसका जो सिद्धांत जी ने डेटा के माध्यम से बताया वो ये था कि बैंकों को एनपीए को लेकर डर लगता था। इस स्टोरी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अंशुमन जी, अब करीब 2 साल पुराने इस डर को आपके पास जो डेटा है वो भी पुष्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं? दरअसल 2 साल पुराना डर क्या, जिस दिन से मुद्रा स्कीम आई थी उस दिन से इसके एनपीए के असर, रोजगारों पर इसके प्रभाव को लेकर बहुत सारे सवाल थे। लेकिन पिछले 2 साल में भारत के बैंकिंग उद्योग में काफी पानी बह गया है। एनपीएज आए हैं, बैंकों का मर्जर और विलय हुआ है, उनकी निजीकरण की समस्या है, उनके घाटों को लेकर सरकार बुरी तरह परेशान है। इन सारी प्रयोगों के बीच में देश के सबसे बड़े बैंकर एसबीआई के उसके चेयरमैन दिनेश खेरा का एक बयान आया है। हम पहले उसे जाने कि उन्होंने क्या कहा, जिससे हमें समझ सकते हैं कि ये जो लोन मेले और मुद्रा लोन जैसी स्कीमें हैं ये कैसे असफल हो रही हैं, या इन्हें बैंकर्स लागू कर पाने में या इनसे मिलने वाले फायदों को जांच पाने में क्यों मुश्किल महसूस कर रहे हैं। दिनेश खेरा ने ये बात कही है कि 26,000 करोड़ का जो मुद्रा लोन का पोर्टफोलियो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है फॉर्च्यून इंडिया को, फॉर्च्यून मैगजीन को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी 20% के आसपास एनपीएस मुद्रा लोन में उपलब्ध में नजर आ रहे हैं, और ये लोन अपने आप में क्वालिटी की दृष्टि से एक बड़ा चैलेंज है। यानी इस लोन को देकर जो हासिल किया जाना होता है या जो मिलना होता है उसे जांच पाना एक बड़ी मुश्किल है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मुद्रा लोन का जो लॉस है बैंकों का, उसे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के तहत कवर किया जाता है। जो बैंकों को अगर इसमें लोन डूबते हैं तो उसके बदले ये ट्रस्ट जो है, जिसको सीजीटीएमसीई कहते हैं, उससे कवर किया जाता है। ये ट्रस्ट बैंक को 26,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि केवल इस ट्रस्ट के जरिए 75% लॉस ही कवर हो सकता है। यानी अगर किसी बैंक ने 1 लाख रुपए के मुद्रा लोन बांटे हैं तो उसमें 75,000 की कवरेज तो मिलेगी, 25,000 का लॉस बैंक को अपने सर पर, अपनी बुक्स पर लेना पड़ेगा। ये 75-25 का 75-25 का रेशियो है, जिसके बदले बैंकों को मुद्रा लोन में होने वाले नुकसानों की भरपाई की जाती है। अब इस लोन को लेकर उठ रहे जो सवाल थे वो पिछले 3 साल से थे, पर जो नए सवाल आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि
ज्यादातर लोन दर्पण इसमें शिशु कैटेगरी में है। आपने कैटेगरी आपने शुरुआत में बता दी थी। शिशु कैटेगरी का मतलब है ऐसे लोन जो 50,000 रुपए से नीचे के लोन है, और इन्हीं में डिफॉल्ट रेट सबसे ज्यादा है। अब इस पर बहस हो सकती है कि 50,000 रुपए के लोन से कौन सा नया कारोबार शुरू हो सकता है, 50,000 रुपए लेकर आप कौन से नए नए बिजनेस को या नए काम को शुरू कर सकते हैं। आप जबकि ज्यादातर लोन, दूसरा जो दिनेश खेरा ने अपने इंटरव्यू में कहा, वो दूसरी और जो चुनौती ये है कि मैक्सिमम लोन अनसिक्योर्ड है, इनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनके पीछे कोई गारंटी नहीं है, यानी इनमें डिफॉल्ट होने के बाद बैंकों के पास इन्हें बट्टे खाते में डालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आंकड़े देखिए कि 2021 के साल में करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन सैंक्शन हुए, करीब 51 मिलियन बोरोवर्स को दिए गए, 3.11 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स हुए ये इसका आंकड़ा है। अब अगर इसमें हम एनपीए मान लें कि 20% ऑफ मुद्रा लोन एनपीए हैं, और उसमें भी एनपीए का सबसे बड़ा हिस्सा शिशु लोन में है जो 50,000 रुपए की कैटेगरी में दिया जा रहा है, तो फिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें पुराने जब दौर के लोन मेले और उसमें दिए जाने वाले लोन और उनके डूबने वाली प्रक्रिया जैसी समझ में आती है। एक और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि सरकार ने आज तक हमें इस लोन की प्रक्रिया से पैदा हुए रोजगारों के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे पास कोई अधिकृत तो बैंकों के पास है। जो बात दिनेश खेरा ने अपने इंटरव्यू में कही कि क्वालिटी जो है उस कर्ज की क्या है। आप जब किसी कारोबार को या किसी एंटरप्रेन्योर के लिए कर्ज देते हैं, या कार खरीदने के लिए कर्ज देते हैं, या मकान के लिए कर्ज देते हैं, तो आपको पता होता है कि वो निवेश या वो कर्ज कहीं उपयोग हो रहा है। पर ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो, 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो साल में जो दिया जाता है, उससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है, जॉब्स कितने आ रहे हैं, और अगर वो जॉब्स आ रहे हैं तो वो जॉब्स किसी डेटा में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते, वो कोई सरकार के किसी आंकड़े में, बेकारी के आंकड़े में, रोजगारों के आंकड़े में दिखाई क्यों नहीं देते। तो अब जो स्मॉल टिकट साइज लोन है उनको लेकर बैंकों में गहरी असमंजस है और बेचैनी है। उनको लगता है कि 50,000 रुपए के लोन की तो वसूली हो सकती, ना उससे कोई बिजनेस किया जा सकता, इतने छोटे लोन को हमें कैसे चलाया जाए। सरकार ने अभी मुद्रा लोन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन यदि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का विलय हो रहा है, बैंकों को अपने एनपीए कम करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इस तरीके की स्कीमों को चलाए रख पाना बैंकों के लिए और इनका रेलेवेंस ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये मुद्रा लोन के बारे में नई जानकारी है जो बजरिए भारत के सबसे बड़े बैंकर एसबीआई की तरफ से हमारे पास आई है। तो इसका ये पहलू बैंकों के भीतर अब इस समय चर्चा में है। अंशुमन जी, आप चलते हैं दूसरी खबर की ओर। भारतीय एयरटेल के जो राइट्स इश्यू हैं उस पर हमने कल भी चलते चलते बात की थी। राइट्स इश्यू क्या होते हैं इस पर हम एक एक्सप्लेनर भी कर चुके हैं। जब रिलायंस का राइट इश्यू आया था तब रिलायंस बहुत ज्यादा कर्ज में थी और लोग मुकेश अंबानी का भविष्य अनिल अंबानी सरीखा बताने लगे थे। अब अभी अगर आप देखें तो एयरटेल का शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सुनील मित्तल ने भी ये कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम टैरिफ घटाने से भी पीछे नहीं हटने वाले। तो एयरटेल से जुड़े हुए ये जितने टैरिफ बढ़ाने से जी क्षमा, टैरिफ बढ़ाने से नहीं पीछे हटने वाले। हाँ, ये टैरिफ बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटने वाले। तो ये जो एयरटेल से जुड़े जितने भी अपडेट है या कहीं अपडेट्स की नदियां हैं, क्या सब कहीं लिक्विडिटी वाले सागर में जाकर मिल रही? जब राइट्स इशू पर हमने चर्चा की थी पिछली बार, तब पिछले खर्चा पानी में, तो हमने कहा था कि देखिए बाजार में इस समय लिक्विडिटी है, लोग निवेश के लिए तैयार हैं, और जब सारी कंपनियां, स्टील, फिनटेक, रेस्टोरेंट, सारी कंपनियां इस लिक्विडिटी में डुबकी लगा रही हैं, तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी को क्यों इसका मौका नहीं मिलना चाहिए। तो और सुनील मित्तल ने इस मौके का फायदा उठा के 21,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू जारी किया है, जो कि उनके शेयरधारकों को मिलेगा। यहाँ दो सवालों पर दो टिप्पणियां सुनील मित्तल की तरफ से आई हैं जिन्हें हम भारत के दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं। दर्शकों को याद होगा कि खर्चा पानी में हमने इस पर चर्चा की थी कि भारत में टेलीकॉम दरें बढ़ रही हैं और आने वाले समय में बढ़ेंगी। सुनील मित्तल ने यह कहा कि कंपनी अपनी टेलीकॉम दरें बढ़ाने से नहीं हिचकेगी, क्योंकि उसे बड़े पैमाने पर नए निवेश करने हैं, नया नेटवर्क तैयार करना है और 5G के रोल आउट के लिए अपनी तैयारी करनी है। यानी एक तरफ ये स्पष्ट संकेत है कि अब बाजार में दो ऑपरेटर्स हैं,
हैं, बड़े ऑपरेटर्स हैं जो हैं, एक तरीके की डुओपोली है, जिस डुओपोली में रिलायंस जियो है और एयरटेल है, और दोनों कंपनियां हाल में ही अपनी दरें बढ़ा चुकी हैं। पिछले साल दिसंबर से अलग अलग तीनों कंपनियों ने, वोडाफोन ने भी, तीनों कंपनियों ने अपनी अलग अलग प्लान्स के लेवल पर दरों में बढ़ोतरी की है। तो एक तो ये कि टेलीकॉम की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वो कह रही है कि आने वाले समय में टेलीकॉम की महंगाई या टेलीकॉम दरों की महंगाई बढ़ने की संभावना है। दूसरी जो चीज उन्होंने कही, जिस पर बाजार में कल थोड़ी बेचैनी थी, जिसके कारण उनका यह बयान भी आया जो महत्वपूर्ण है, का आज एयरटेल का शेयर ऊपर है, पर कल बाजार में इस बात की बेचैनी थी कि आखिर प्रमोटर्स अपनी स्टेक क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं। इस पर सुनील मित्तल ने कहा कि जो वित्तीय चुनौतियां हैं कंपनी के पास, कंपनी को नए निवेश करने हैं, उसे नई देनदारियां निभा देनी है, तो ऐसी परिस्थिति में और कोई रास्ता नहीं होता संसाधन जुटाने के लिए जब प्रवर्तक अपनी हिस्सेदारी या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम ना करें। आमतौर पर एक सीमा से अधिक प्रवर्तकों की तरफ से हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया को बाजार के निवेशक बहुत अच्छी स्पिरिट में नहीं लेते। उनको लगता है कि कंपनी के प्रमोटर्स का इसके बिजनेस पर और बाकी चीजों पर विश्वास नहीं है। हालांकि एयरटेल के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सुनील मित्तल ने एक दूसरे और ट्रेंड की तरफ टेलीकॉम सेक्टर में इशारा किया है। एक ट्रेंड ये कि टेलीकॉम कंपनियों को में फंड्स का क्रंच है, बड़े पैमाने पर कर्ज लेना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि कर्ज की देनदारी चुकाने की जरूरत है। बल्कि सुनील मित्तल ने इस तरफ भी इशारा किया कि पिछले 1-2 साल में बहुत सारी कंपनियों ने डीलेवरेज किया है अपने आप को, अपने कर्ज वापस किए हैं। और दूसरी चीज ये है कि सस्ती टेलीकॉम सेवा का दौर अब बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसके संकेत पिछले साल दिसंबर से ही मिलने लगे थे, लेकिन अब भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मुखिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमको दरें बढ़ाने में कोई किसी तरीके की उलझन नहीं होगी, क्योंकि हमें कंपनी को नए प्लान्स की तरफ, नए निवेश की तरफ और नई सेवाओं की तरफ ले जाना है। अंशुल जी, जैसा आपने कहा, मतलब कि शेयर मार्केट में आज अच्छा काम कर रहा है एयरटेल का शेयर, तो क्या ये इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जो एफर्ट्स हैं एयरटेल के मित्तल जी के, वो बड़े जेन्युइन हैं और एफर्ट अच्छे कर रहे हैं, ट्रस्ट है? देखिए, शेयर मार्केट के पास निवेशकों के पास टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। एक ही कंपनी इनफैक्ट बची है बाजार में टेलीकॉम की। एक कंपनी जो है उसका क्या हाल है वो सबको पता है, वोडाफोन का। दूसरी कंपनी अभी बाजार में है नहीं जिसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा सके। तो एयरटेल ही सबसे बड़ी कंपनी है। कल जो बाजार में बेचैनी थी वो आमतौर पर वैसे ही थी बेचैनी की, जब राइट्स इशू घोषित किए जाते हैं तो जो शेयर की कीमत होती है वो थोड़ी नीचे आती है, वो दिखाई दी थी। लेकिन एयरटेल भारत के बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, तो निवेशकों का विश्वास तो उसमें बना ही रहेगा। और जो क्लैरिटी या जो स्पष्टता सुनील मित्तल ने अपने बयान के तौर पर दी कि हम टैरिफ बढ़ाने से नहीं हिचकेंगे, हम 5G की सर्विस लॉन्च करने के रोल आउट की प्लानिंग में लगे हुए हैं। ज्यादा चिंता निवेशकों को इस बात की होनी चाहिए कि एयरटेल के पास अगर पैसे ना हो और अपना AGR नहीं चुका पाएगी तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। तो शायद सुनील मित्तल ने उस परिस्थिति को भांपते हुए ये 21,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग की है। ये 21,000 करोड़ की बोरोइंग के बाद कंपनी का रिजर्व और कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन अगले 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए सिक्योर हो जाएंगे, निवेश की दृष्टि से, सरकार को लाइसेंस फीस पे करने की दृष्टि से। दूसरी तरफ जो रेवेन्यू साइड का कंसर्न होता है, 2 ही कंसर्न होते हैं कंपनी में कि कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है कि नहीं है, कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं कि नहीं है कि जो लायबिलिटीज हैं वो पूरी कर सके। टेलीकॉम में सबसे बड़ी लायबिलिटी सरकार को लाइसेंस फीस देना है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह होता है कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ का लेवल क्या है, उसकी जो टॉप लाइन है वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो जो टॉप लाइन पर दबाव है उसके लिए सुनील मित्तल ने साफ कह दिया है कि अगर रेवेन्यू गिरता दिखाई दिया तो हम टेलीफोन सेवा महंगी करेंगे। और अब भारत में जियो और एयरटेल के लिए टेलीफोन सेवा महंगी करने का विकल्प खुला हुआ है कि कोई कंपटीशन नहीं है बाजार में और बाजार इन 2 कंपनियों के बीच है। अगर लोगों को मोबाइल सेवा इस्तेमाल करनी होगी तो वो कुछ पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये दोनों चीजें थी जिन्होंने बाजार को एयरटेल के लिए के शेयर को लेकर, एयरटेल के भविष्य को लेकर, इन फैसलों को लेकर आश्वस्त किया। और इसलिए जो बाजार का जब जिक्र कर रहे हैं, आज एयरटेल का शेयर लगभग सामान्य परिस्थिति में और बेहतर उत्साह के साथ सामने आया। क्योंकि हमारे दर्शक जिस वक्त ये शो देख रहे होंगे तब तक GDP का डेटा आ चुका होगा इस वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल-जून 2021 का। आपकी इसको लेकर कुछ स्पेकुलेशन, उम्मीद या आशंका?
नहीं, स्पेकुलेशन नहीं है, क्योंकि डेटा शाम तक आ जाएगा और भारत की पहली तिमाही के आंकड़े पर सबकी करीब से निगाहें हैं। जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो आंकड़ा नहीं आया था, तो हम शायद इसको कल के शो में इसका विस्तार से विवेचन करेंगे। पर जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत को पहली तिमाही में 18 से 24% के आसपास की ग्रोथ रेट दिखाई दे सकती है। तो अगर आप ये ग्रोथ रेट आए तो इसे देखकर बहुत उत्साहित नहीं होइएगा, क्योंकि इसे समझने के लिए आप पिछले साल की पहली तिमाही की विकास दर देखिएगा, उसका बेस इफेक्ट है। पिछले साल पहली तिमाही में करीब 24.5% का सिंक था, यानी 24.5% की निगेटिव ग्रोथ रेट थी। तो वहां से इस बेस इफेक्ट में हमें 18 होता है या 20 होता है, 24 होता है, हमें शाम तक पता चलेगा। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट के बीच में और कंपनियों के बीच में जो सर्वे हो रहे हैं, उस सर्वे के हिसाब से माना जा रहा है कि करीब करीब 20% के आसपास की विकास दर हमें अप्रैल मई जून के महीने की तिमाही में दिखाई देगी। और जो पिछले साल की तुलना में अगर आप देखें तो 20% की रिकवरी दिखाएगी, बट हम अभी पॉजिटिव टेरेन में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण जो आंकड़े में देखने वाली होगी वो ये होगी कि क्या इसी रेशियो में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लोगों का खर्च बढ़ा है, क्या इसी रेशियो में इसी अनुपात में निवेश बढ़ा है इस तिमाही में, ये देखना होगा। हाँ, इससे एक आश्वस्ति जरूर हमको मिलेगी, जो आश्वस्ति अगली तिमाही के लिए और पूरे साल के लिए जरूरी है, कि अप्रैल मई जून का समय की पूरी उलझनों के बाद भी अर्थव्यवस्था में जो सीमित तौर पर रिकवरी दिखाई दी थी, कामकाज शुरू हुआ था, फैक्ट्रियां खुलना शुरू हुई थी, लोगों का ट्रैवल शुरू हुआ था, उसका असर, उसका इंपैक्ट या उसका रिफ्लेक्शन हमें इस आंकड़े पर दिखाई देगा। तो अगर आपको यह आंकड़ा दिखाई दे और आपको लगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 20% की विकास दर दर्ज की है, तो उसे पिछले साल के गड्ढे के कंपैरिजन में देखिएगा। और इस आंकड़े के आने के बाद विस्तार से कल हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि में, उद्योग में खनन में, कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में कंजम्पशन की साइड से बाकी अलग अलग जगहों पर भारत की आर्थिक विकास दर का इस तिमाही में क्या हाल रहा, क्योंकि तिमाही बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहां से हमें थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखता है बड़े डेटा में, टॉप लाइन डेटा में नहीं, बड़े नीचे जो बेसिक डेटा है जहां से हम एक्चुअली डिमांड और बाकी चीजों को देखते हैं, अगर वहां हमें कोई ठोस रिकवरी के ग्रीन शूट्स या दिखाई देते हैं तो इसका फायदा अगले 2-3 महीनों में, अगली 2 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था को जरूर मिलेगा। तो अंशुमन जी, कल तो हम जीडीपी को डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि एक माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराएंगे दर्शकों को, वो आपने उपलब्ध करा दिया कि किस तरीके से पिछले वाले से तुलना करें और किस तरीके से बाकी चीजों के साथ कंजम्पशन हो गया या इन सब चीजों से तुलना करें। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये था आज का खर्चा पानी। आज के लिए विदा, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।